हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, जैसा आप लोग को पता है हमारा क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल 7th चैप्टर चल रहा है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं डेटा के ऊपर। दो वीडियोस हम देख चुके हैं जिसमें हमने देख लिया है कि यार डेटा होता क्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन था डेटा के लिए, तो डेटा होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, और हमारे चारों तरफ कैसे कैसे डेटा फैला हुआ है, तो किस किस फॉर्म में हमारे चारों तरफ जो डेटा है वो हम देख चुके हैं। साथ में फिर हम इंपॉर्टेंस देख चुके हैं कि हम इस डेटा के पीछे हाथ धोके क्यों पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हैं हम इस डेटा के पीछे हाथ धोके। तो वो हमें समझ में आ गया बिकॉज हमने ये देख लिया है कि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा को अगर एनालाइज रॉ फॉर्म में तो नहीं दिखता, पर अगर एनालाइज करके हम उससे रिजल्ट्स निकालने की बात करें तो यार बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स हम उससे निकाल सकते हैं। सो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस देख चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि यार पहले के समय में भी तो डेटा था। हमने ये भी देखा था ना इससे पहले वाली वीडियो में कि पहले के समय भी तो डेटा था, तब की इंपॉर्टेंस नहीं थी और अब की इंपॉर्टेंस हो गई। तो राइट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज रिवोल्यूशन इन डेटा, या फिर मैं इसको कहूंगा इवोल्यूशन भी है। ठीक है, एवोल्यूशन। तो कैसे डेटा इवॉल्व हुआ, मतलब क्वांटिटी ऑफ डेटा कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो इवॉल्व एक्चुअली वर्ड सही नहीं, इसलिए में रेवोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो देखते हैं, चलिए। ठीक है, नाउ रिवोल्यूशन ऑफ डेटा। सो द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आईसीटी टेक्नोलॉजी है, मतलब जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हैज रिजल्टेड इन जनरेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड एट अ वेरी फास्ट रेट। तो इसने इनेबल किया है जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और बहुत तेजी से। कैसे, आगे देखेंगे अभी। तो एक्चुअली में देयर एग्जिस्ट 3 ट्रेंड्स व्हिच इनेबल्ड द बिग डेटा रिवोल्यूशन, व्हिच आर, तो ये हम कह रहे हैं कि भाई लार्ज डेटा आईसीटी की वजह से जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जो बिग डेटा का रिवोल्यूशन है वो एक्चुअली 3 ट्रेंड्स से हम देख सकते हैं। क्या क्या 3 ट्रेंड्स? पहला इज रैपिडली इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल, तो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जनरेट हो रहा है। कैसे हो रहा है भी देखेंगे। नेक्स्ट इज एक्सेलरेटिंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी एंड कंप्यूटिंग पावर एट लो कॉस्ट, तो जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी और जो कंप्यूटिंग पावर है वो क्या हो रहा है, वो बहुत तेज होता जा रहा है। मतलब जो आपका जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, और जो कैलकुलेशन पावर है वो तेज होती जा रही है, वो भी कम से कम कॉस्ट पे, एट लो कॉस्ट। इसके बाद एवोल्यूशन इन मशीन लर्निंग अप्रोच टू एनालाइज कॉन्वोल्यूटेड डेटा सेट्स, तो एनालाइज करने के लिए जो अप्रोच है वो भी इवॉल्व हो गई। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को आगे डिटेल में देखते हैं कि यार ये कहना क्या चाहते हैं तीनों पॉइंट्स, जिससे आपको आइडिया समझ में आएगा कि यार क्या हम समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रिवोल्यूशन ऑफ डेटा में ही हम सबसे पहले पॉइंट उठा रहे हैं रैपिडली इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल। तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसका जो अमाउंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। कैसे? तो देखो सिचुएशन ध्यान देखना। सबसे पहले था हमारे पास यार नोटबुक्स। ठीक है, मतलब जो भी हमें डेटा चाहिए था, जो भी डेटा होता था वो हम यहाँ इस बुक में नोट कर देते थे, तो उसको मैं कह देता हूँ नोटबुक्स। ठीक है, अब क्या है यार नोटबुक, अब क्या है इस नोटबुक की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है ना, वो कैपेसिटी लिमिटेड है। जो अपने चारों तरफ आप देख रहे हो, एक इंसान जो अपने चारों तरफ देख रहा है, जरूरी नहीं वो चीज को ऑब्जर्व करे ना करे, और वो उसमें यहाँ पे नोट डाउन करता था। तो इस तरीके से हमारी स्टार्टिंग हुई कि यार हम नोटबुक में या फिर किसी भी नोटिंग पॉइंट पे या पेपर्स वगैरह पे हमने नोट डाउन करना शुरू किया। ठीक है, अब ये एवोल्यूशन या फिर ये चेंज कैसा है कि यार इससे अमाउंट बढ़ गया। तो सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स। तो जैसे ही कंप्यूटर्स आए, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आया जिसमें हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं, तो हमें सबसे पहले जैसे एक मीडियम मिला जिसमें हम कंप्यूटर मतलब डेटा को स्टोर करा सकते हैं इफेक्टिवली, तो इस वजह से डेटा का चेंज आया। कि पहले तो यार चलो डेटा जनरेट भी हो रहा था तो हमारे पास स्टोर करने की लिमिटेशन थी, तो जैसी वो खत्म हुई हमारे पास कंप्यूटर्स आए जिसके पास कंप्यूटिंग पावर बहुत अच्छी है, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को स्टोर करना शुरू किया। ठीक है, ऑल तो अभी भी ऐसा नहीं था कि यार बहुत ज्यादा कुछ चेंज हुआ था, बिकॉज बहुत ज्यादा डेटा जनरेट नहीं हो रहा था। जो एक्चुअली में ट्रेंड मतलब जो चेंजिंग प्लेटफॉर्म था वो था भाई आपका इंटरनेट। क्या था? इंटरनेट। तो यार इंटरनेट की वजह से मतलब जैसे ही हमने अभी तक क्या है, एक पर्टिकुलर कोई भी इंसान है, कोई भी लोग, कुछ लोग हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया पे लोकेटेड है, उनको चारों तरफ के बारे में नहीं पता। ठीक है, चारों तरफ के बारे में जानेंगे तो डेटा जनरेट होगा, पर क्योंकि जैसे ही इंटरनेट रिलीज हुआ तो हमने सब सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया। जब सब सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया तो डेटा एक्सचेंज होने लग गया। तो एक डेटा मतलब जैसे मैं कहूंगा कि सपोज एक इंसान है, इसके पास कुछ डेटा है, ये इंसान है इसके पास कुछ डेटा है, ये इंसान है इसके पास कुछ डेटा है।
तो डेफिनेटली इसके लेवल पे बहुत कम डेटा, इसके लेवल पे बहुत कम डेटा, इसके लेवल पे बहुत कम डेटा है। पर जब मैंने ये कहा कि यार एक इस पर्टिकुलर इंसान के लिए ये सब डेटा इसके पास अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर के लिए पूरा डेटा अवेलेबल है, इसके लिए पूरा डेटा अवेलेबल है, तो ये अपने किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो गया। मतलब जैसे ही कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ, तो जो हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से डेटा बहुत तेजी से बढ़ा है, बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे इंटरनेट का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ। मतलब हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि यार अब जब हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इफेक्टिवली, डेटा को शेयर कर पा रहे हैं, तो अब हमारे पास एक चीज नहीं है, बंडल में वो एक एक चीज हर किसी की मिला के 100 हो गई, राइट। सो इंटरनेट वाज द ड्रास्टिक चेंज जिसकी वजह से डेटा इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब लोग अपने सपोज आर्टिकल वगैरह कुछ भी चीजें हैं वो यहाँ पे स्टोर करने लग गए, ठीक है, और वो चीज सबको अवेलेबल है। तो एक पर्टिकुलर जगह की डेटा हर किसी को अवेलेबल है। तो इंटरनेट वाज द नेक्स्ट, अगली द फर्स्ट रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ से तो स्टोरेज वगैरह की बात है, दिस वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन जब डेटा क्या हुआ, आपका शेयर होना शुरू हो गया और रैपिडली ग्रो होना शुरू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आया आपका फोन्स। ये फिर भी लिमिटेड था, ठीक है, ये फिर भी लिमिटेड था ऑब्जर्वेशन की कंपैरिजन में, ठीक है। यह ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा था, बट हाँ यहां पे ये देखने को मिला था हमें कि एक पर्टिकुलर डेटा बाकी फॉर्म्स में शेयर करा जा सकता है, ठीक है, पर इसकी भी कम्युनिकेशन थोड़ी सी लिमिटेड थी। ये लिमिटेशन को फुलफिल किसने किया भाई, ये लिमिटेशन को फुलफिल किया आपके फोन्स ने, ठीक है, ये आपके सेल फोन्स ने, स्मार्टफोन्स एक्चुअली मुझे कहना चाहिए, स्मार्टफोन्स ने। अब जैसे ही स्मार्टफोन्स आए भाई, स्मार्टफोन्स वाज द नेक्स्ट रिवोल्यूशन इन डेटा जनरेशन। तो भाई जैसे ही स्मार्टफोन्स आए ना, तो डेटा एकदम से मैसिवली जनरेट होने लग गया, इंक्रीज हो गया। कैसे, तो कह रहे अब अगर मैं ये बात करूं, तो जब आए थे तब तो ठीक है, अब की अगर मैं बात करूं तो अब सबके हाथ में फोन है, ठीक है, सबके हाथ में फोन है, स्मार्टफोन है, तो सब जो है फोटो क्लिक्स कर रहे हैं इधर की, ठीक है, गाने डाउनलोड वगैरह कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ऑडियो क्लिप जनरेट कर रहे हैं, टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, मैसेजेस, कमेंट्स, वो सब क्या है भाई, वो सब डेटा है। और क्योंकि हम ये शेयर कर पा रहे हैं, मतलब अब कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया बिकॉज ऑफ दीज सेल फोन्स। तो जो इससे डेटा जनरेट हो रहा है वो बहुत इफेक्टिवली हो रहा है, ठीक है। मतलब स्मार्टफोन, मैं बेसिक 3 पिलर्स को कहता हूं जिससे कि जनरेशन डेटा का बहुत ज्यादा हुआ है। सबसे पहला भाई ये इंटरनेट, ठीक है, सबसे पहला इंटरनेट। इनकी वजह से तो यार कम्युनिकेशन आसान हुआ, मतलब कम्युनिकेशन आसान नहीं, मतलब कैलकुलेशन आसान हुई, स्टोरेज आसान हुई। पर इंटरनेट वाज द फर्स्ट थिंग जिससे जो इवॉल्व हुआ डेटा, मतलब डेटा मैसिवली इंक्रीज होने लग गया, ठीक है। इंटरनेट के बाद नेक्स्ट आया आपका भाई सेल फोन्स। इसने तो बहुत ही ड्रास्टिकली चीजों को चेंज किया। एक्चुअली सेल फोन में गलत बोल रहा हूँ, स्मार्टफोन बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। तो दिस वाज अ स्मार्टफोन। जब स्मार्टफोन्स आए तो उन्होंने ड्रास्टिकली चीजें चेंज करी, है ना, सिचुएशन चेंज हुई, डेटा बहुत ज्यादा जनरेट होने लग गया, क्योंकि अब हर किसी के हाथ में फोन है, हर कोई पिक्चर क्लिक कर रहा है, हर कोई मैसेजेस कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, अपना डेटा सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है। तो वो सब जो है स्मार्टफोन्स की वजह से हुआ, ठीक है। तो स्मार्टफोन वाज द नेक्स्ट जनरेशन। और इसके बाद जो अब नेक्स्ट रिवोल्यूशन आया है, ठीक है, वो आया है भाई आपके IoT की वजह से, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब आप क्या कर रहे हो कि अलग अलग सेंसर्स, अब हमें एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग जरूरत ही नहीं है डेटा को एक्सचेंज करने की, ठीक है। इन जगहों पे, इन दोनों जगहों पे क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स थे तो डेटा कम था, ठीक है। जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं तो मैं फोटोज कम लूंगा, ठीक है, या मैं ऑडियो क्लिप्स कम दूंगा, पोस्ट कम दूंगा, ठीक है, तो कम चीजें हैं, कम डेटा है। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कम डेटा जनरेट करूंगा। पर जब मैंने चीजों को सेंसर्स के ऊपर छोड़ दिया, मशीन्स के ऊपर छोड़ दिया, तो वो तो मैसिव डेटा बनाएंगे ही ना। अब जैसे सपोज आपके पास स्मार्ट वॉचेस है ना, स्मार्ट वॉचेस में अलग अलग सिचुएशन है, आपका ब्लड प्रेशर मैनेज कर सकते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स। तो ये सब क्या है, ये सब डेटा ही तो है। अब मुझे बताओ, क्या आप एज अ ह्यूमन बीइंग इस चीज को मॉनिटर कर सकते हो? चलो कर भी सकते हो, अगर आप अपने मतलब खुद जनरेट ये देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप ऑक्सीजन लेवल आपका मेजर कर रहे हो, ठीक है, आप सब अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो, स्लीपिंग पैटर्न्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, सही है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या आप हर सेकेंड कर सकते हो ऐसा? हर सेकेंड, हर मिली सेकेंड कर सकते हो? नहीं ना, ये काम एज अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट पॉसिबल, हम नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली हो जाए तो भी चलो, सपोज आप हर घंटे का कर सकते हो, वो भी स्ट्रिक्टली बिल्कुल हो जाओ, ठीक है। पर ये हर सेकेंड का डेटा, तो हर सेकंड का डेटा जनरेट कर रहे हैं भाई IoT, मतलब सेंसर्स। तो जो स्मार्टफोन आपने पहन रखी, सपोज कोई भी स्मार्टफोन अगर आप स्मार्ट वॉच अगर आपने कोई पहन रखी है, स्मार्ट वॉच अगर आप पहनते हो, जो आपका ब्लड प्रेशर या फिर ऑक्सीजन लेवल को जज कर रहा है, मेजर कर रहा है, और वो जो डेटा जनरेट हो रहा है वो हर सेकेंड मतलब जनरेट हो रहा है। तो सोचो कितना मैसिव डेटा जनरेट होता होगा,
एक इंसान से इतना जनरेट हो रहा है, एक इंसान से, ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में देखो कितना जनरेट होता होगा डेटा। तो यार इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो भाई एवोल्यूशन ही था, ठीक है, एवोल्यूशन ही है, एक्चुअली था नहीं है, जिसमें डेटा अब एक्सपोनेंशियली ग्रो होता जा रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रो होता जा रहा है, मतलब ये देखना क्या, ठीक है। तो ये चेंज समझ में आया। तो यार देखो पहले हम कॉपीज में लिखते थे, फिर हम कंप्यूटर्स को जब हमने लिंक किया इंटरनेट के थ्रू तो डेटा इंक्रीज होना शुरू हो गया। फिर जब स्मार्टफोन्स आए तो क्योंकि हाथ में लोगों के फोन आया तो अब वो पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, मैसेजेस ड्रॉप कर रहे हैं, सब वगैरह करने की वजह से तो स्मार्टफोन्स की वजह से डेटा जनरेट शुरू हो गया, ठीक है। इनमें भी सेंसर्स है बट लिमिटेड है, इसमें भी सेंसर्स हैं पर लिमिटेड है, ठीक है। पर जैसे ही आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया, आईओटी का जैसे कंसेप्ट आया तो ये डेटा बहुत ज्यादा जनरेट होने लग गया। अब वो देखो सेंसर्स की जो हम बात कर रहे हैं तो वो सेंसर्स हो सकता है आप स्मार्टफोन्स में फिट कर दो, पहले नहीं थे स्मार्टफोन्स में तो ज्यादा सेंसर्स, आप ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए जो सेंसर्स हमें चाहिए होते हैं वो आप या तो स्मार्टफोन्स में फिट कर दो, स्मार्ट वॉचेस में फिट कर दो, स्मार्ट स्पेक्स पे फिट कर दो, कहीं पर भी फिट कर दो, डेटा तो आईओटी की वजह से बहुत ज्यादा जनरेट होगा। समझ में आया? चलो अब इस वजह से क्या हुआ भाई, ग्राफ मतलब जो डेटा जनरेशन का ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल हो गया, मतलब आपका जो डेटा है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लग गया है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ईयर्स को काउंट करूं, मैंने डेट टाइम को काउंट करूं, ईयर्स को काउंट करूं, तो अगर आप देखोगे तो मैसिव जो इंक्रीज है वो यहाँ से सपोज यहाँ तक पहुंच गए हो आप, ठीक है। ये किस पीरियड में पहुंचे हो? सिर्फ ये इतने पीरियड में, जो मैं कह सकता हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स कह लो यार, आप 5 ईयर्स या 2 ईयर्स कह लो, ठीक है, मैं 5 ईयर्स लिख देता हूँ। तो यार देखो मैक्सिमम अगर मैं कहूं कि जो अभी फिलहाल हमारे पास डेटा का अमाउंट है वो मैक्सिमम डेटा हमने 5 ईयर्स में गेन किया। रीजन क्या? क्योंकि जो डेटा का ग्रोथ है ना ये एक्सपोनेंशियल है। समझ में आया? ये ग्रोथ क्या है? ये ग्रोथ आपकी एक्सपोनेंशियल है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम ग्रोथ आई है डेटा में, अगर मैं कहूं ये डेटा अमाउंट है, ये डेटा अमाउंट है, ये टाइम है, तो जो मैक्सिमम ग्रोथ आई है डेटा में वो कब आई है? वो लास्ट कुछ टाइम में आई है। मतलब आपका विद टाइम डेटा इंक्रीज होते जा रहा है, और यहां पे तो बहुत धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा था, मतलब जैसे कंप्यूटर्स आए तो डेटा कम इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर फोन्स आए तो कम इंक्रीज हुआ, है ना, फोन्स आए तो और कम इंक्रीज हुआ, फिर फोन्स के बाद आपके कंप्यूटर्स के बाद इंटरनेट आया तो कम इंक्रीज हुआ, इंटरनेट का फोन आया तो कम इंक्रीज हुआ, फिर आईओटी आया तो इनमें तो आपने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देख ली हमने, ठीक है। तो अभी फिलहाल डेटा जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो डेटा तो यार एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। सो इसके ऊपर हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इट इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट 90% ऑफ द टोटल डेटा, तो जो 90% डेटा है हमारे पास, जो टोटल डेटा है उसका 90% डेटा अराउंड द ग्लोब टुडे हैज बीन क्रिएटेड अलोन इन द पास्ट 2 ईयर्स। तो आखिरी के 2 सालों में ही, ठीक है, एक्चुअली 2 साल इज नॉट अ गुड फिगर, ठीक है, ये मैंने एक आर्टिकल से उठाया था, ठीक है, पॉइंट, ये जो पॉइंट है, तो 2 इज नॉट गुड, ये एक्चुअली 5 कह सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स में मैक्सिमम 90% डेटा आपने जनरेट किया, ठीक है। दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज प्रिज्यूम्ड टू इंक्रीज द कलेक्टेड डिजिटल यूनिवर्स ऑफ डेटा फ्रॉम ट्रिलियन गीगाबाइट्स इन द पास्ट to 44 zettabytes by the end of 2024। तो 2024 तक हमारे पास zettabytes में आ जाएगा डेटा। सोचो कितना डेटा है हमारे पास, ठीक है, गीगाबाइट से zettabytes में पहुंच जाएंगे, ट्रिलियन गीगाबाइट से zettabytes में बाय 2024, ठीक है। मतलब जो डेटा है वो कैसे हो रहा है भाई? वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, जो मैंने अभी फिलहाल इस ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया। आपको आई होप समझ में आया होगा कि जो आपका डेटा है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, राइट? क्लियर है? चलो, तो यार ये है आपका रैपिडली इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द डेटा अवेलेबल। तो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, इसी वजह से हमें डेटा इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है, तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत तेजी से मिल रहा है, हमें जनरेट हो रहा है। जब जनरेट बहुत तेजी से होगा तो डेफिनेटली डेटा बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। पर यार देखो, सिर्फ जनरेशन इज नॉट द फैक्टर। अब सपोज एक जगह है, वहां से जनरेट बहुत तेजी से हो रहा है, पर उसको हार्नेस करने वाला, कलेक्ट करने वाले हमारे पास सोर्स नहीं है, तो वो परसिस्ट ही नहीं करेगा डेटा। पर हमारे सिनेरियो में ये है कि वो डेटा परसिस्ट भी कर रहा है, जनरेट तो हो ही रहा है, साथ में परसिस्ट भी कर रहा है, ऑल्दो वो एक टेंशन है पर वो परसिस्ट कर रहा है। रीजन क्या? सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। सो रिवोल्यूशन ऑफ डेटा है, जनरेट हो रहा है बहुत सारा डेटा, पर वो हम स्टोर भी कर पा रहे हैं। सो एक्सेलरेटिंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी एंड कंप्यूटिंग पावर एट लो रेट, ये रीजन है कि क्यों हम चीजों को स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है, जो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, मतलब अमाउंट जो हम स्टोर कर पा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। जो कंप्यूटिंग पावर है, जो चीजों को कैलकुलेट करने की पावर है, वो भी तेज होती जा रही है, और ये सब कम रेट में होता जा रहा है,
ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली करें, कंपैरेटिवली अगर कैलकुलेट करें तो कम रेट में तो जाए। जैसे अगर मैं बताऊं तो 8 मैंने यहाँ पे कुछ ईयर्स लिखे हुए 1890 से 32, 51, 56, 67, 82, 91, 95, 99, 2003, इस तरीके से कुछ चेंज हुआ। ठीक है, क्या चेंज हुआ, आपके ये स्टोरेज डिवाइसेस चेंज हुए और इतने इतने साइज के बन गए, मैक्सिमम जो ये स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई पंच कार्ड्स आए। ठीक है, रैंडम डेटा है ना ये, कुछ बहुत स्ट्रिक्टली इस पर स्टिक मत कर देना कि यही डेटा सर आपने एग्जैक्टली कैसे उठा लिया। सो दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। तो जैसे कि मैं आपको रियलाइज करवाना चाह रहा हूं बस डेटा कैसे इंक्रीज हुआ। तो यार जब पंच कार्ड्स आए थे तो उसमें कुछ 0.08 केबी में आप स्टोर कर पा रहे थे। मैग्नेटिक ड्रम्स आए तो आप 48 केबी स्टोर करने लग गए। मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स आए तो 231 केबी हो गया। ठीक है, फिर मैग्नेटिक कोर आया तो 2 केबी हो गया। अब आप कहोगे सर ये डिक्रीज क्यों हो गया यार? तो डिक्रीज इसलिए हो गया क्योंकि यार इसकी हमको यहाँ पे साथ में ये भी देखना है कि यहाँ पे कैपेसिटी तो बढ़ रही है पर रेट का क्या, तो रेट भी कम हो जा रहा है, तो वो भी देखना कंपैरेटिवली। रेट में लिखे नहीं हुए हैं, ठीक है, पर ये इस तरीके से हो जा रहा है। फिर HDDs आए एकदम से ड्रास्टिकल चेंज, 3750 केबी हो गया। फिर फ्लॉपी डिस्क 80 केबी। अच्छा, यहाँ पे एक सिनेरियो और है, आप परमानेंटली स्टोर करने के लिए कुछ यूज कर रहे हो या फिर आप एक एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करो। जैसे कि अगर मैं HDD की बात करूँ और फ्लॉपी डिस्क की बात करूँ, तो फ्लॉपी डिस्क आप कैरी करने के लिए एक्सटर्नल हो गया, HDD परमानेंटली अंदर स्टोर करने के लिए हो गया, तो वो भी सिनेरियो देखना। फिर CDs आए, CDs वर स्टोरिंग व्हाट 7 लाख केबी डेटा। ठीक है, SSDs वर स्टोरिंग 20,480 केबी ऑफ डेटा। आप कहोगे सर एकदम से इतना कम, CD ज्यादा स्टोर कर रहा है, SSD कम स्टोर कर रहा है, तो यार तब बना था। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, 1991 की बात हो रही है, तब बना था। फिर धीरे धीरे करके इसने इवॉल्व किया और बहुत ज्यादा डेटा आ गया। मतलब इसमें यहाँ पे एक्चुअली स्पीड ऑफ एक्सेसिंग स्पीड की बात हो रही है कि एक्सेस कितना तेज कर पा रहे हो, क्योंकि देखो चीजें बन रही है, उसका एक्सेस टाइम मैंने सब पढ़ा रखा है, राइट है ना, वो देख लेना एक बार। ठीक है, कि एक्सेस टाइम है, तो एक्सेस टाइम बहुत, सपोज किसी स्टोरेज डिवाइस है, उससे एक्सेस टाइम अगर कम हो रहा है, आप कम कर पा रहे हो, मतलब चीजें जल्दी से आप ले पा रहे हो, अगर गेन कर पा रहे हो उससे, तो डेफिनेटली आपको साइज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट विद टाइम हमने स्टेबल किया, क्योंकि क्या होता है यार, इनको मैन्युफैक्चर करने में बहुत पैसा लगता है। अगर सपोज मैं बहुत बड़े साइज का बहुत तेज वाला डिवाइस ले बट बहुत महंगा है, तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो किसी मतलब का नहीं ना। तो उससे बेटर है कम साइज का बनाओ, तेज है, ठीक है, उसको धीरे धीरे सही बनाओ, इफेक्टिव बनाओ। तो SSD उस समय आई इस रेट में। फिर DVDs आई इसने में, ठीक है, दिस वाज 14 लाख। ठीक है, फिर SD कार्ड्स आए, दिस वाज ऑफ 64,000 केबी। फिर USB आई फ्लैश ड्राइव्स आपकी 8,000 केबी। और फिर फाइनली ब्लू-रे ऑप्टिकल डिस्क आई जो थी आपकी आई गेस मैंने गलत बनाया, ठीक है, सो दिस इज व्हाट 2,50,00,000 ऑफ केबी है ना डेटा। अब ये तो इनिशियल लॉन्च था 2003 तक। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर आपके जो SSDs हैं, HDDs हैं, पेन ड्राइव्स हैं, वो इवॉल्व हुई। और अगर मैं आज का सिनेरियो बताऊं तो आज का सिनेरियो भाई कुछ ऐसा है, ठीक है, कि पेन ड्राइव्स हमारे पास है ना, टुडे सिनेरियो में पेन ड्राइव्स हमारे पास है जो मैक्सिमम 2 TB तक स्टोर कर सकती है। ठीक है, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, आपको डेफिनेटली कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्टिक मत कर जाना सर कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, फील कराने के लिए बस लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, SSDs है, ये मैक्सिमम 100 TB स्टोर कर सकता है, 100 TB। फिर HDDs है, ये अप टू 20 TB स्टोर कर सकता है। ठीक है, फिर क्लाउड स्टोरेज है, तो पेटाबाइट्स में स्टोर कर सकता है डेटा को। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 1 TB के अगर इनकी कॉस्ट की बात करूं तो यार ये भी बहुत सही हो गया है, 3899 का आ रहा है, 12,000 का आ रहा है, 3899 का आ रहा है। ठीक है, और ये 360 पर मंथ कॉस्ट कर रहा है। तो ये कुछ आपका कंपैरेटिव ये हो गया कि आप इसको इस चीज को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिनेरियो अगर मैं आज की बात बताऊं तो आज के सिनेरियो में आपके पास ये देखो, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज मैंने बताई, क्योंकि यार वैल्यूज से चीजों को देखेंगे ना तो फील आएगा थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल स्टिक मत कर जाना सर ये तो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, परफेक्ट वो नहीं है, आपने सही से डेटा नहीं कलेक्ट किया। भाई ये सिर्फ फील कराने के लिए मैंने आपको डेटा दिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज दी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट जो थोड़ी सी एक्यूरेट भी हो, ठीक है, बट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको सिनेरियो समझ में आया होगा कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं, 3 पॉइंट्स क्या 3 पॉइंट्स। देखो जैसे जैसे समय बदला है ना, पहले से जैसे जैसे हम अभी फिलहाल आए, तो क्या हुआ कि आपका जो डेटा स्टोरेज है, जो डेटा स्टोरेज की पावर है वो क्या हुई, वो बढ़ गई, मतलब हम ज्यादा डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, साथ में कैलकुलेशन तेज होने लग गई, मतलब कंप्यूटिंग पावर, एक्सेस टाइम कम होने लग गया। तीसरा, कॉस्ट कम होने लग गया। अब कॉस्ट कम होने लग गया तो ये मत कहना सर पहले 1 KB, अब अप्रॉक्सीमेट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 KB सपोज 10 रुपीज का आता था,
ठीक है, अब हमारे पास एक MB अभी हमारे पास फिलहाल 100 रुपीज का आता है। तो सर ये सस्ता कैसे हुआ, ये तो महंगा हो गया, 10 से 100 हो गया। भाई ये बात नहीं हो रही है, ये बात नहीं हो रही है। कंपैरेटिव साइज देखो, साइज ये 1 KB 10 रुपए का आ रहा है, ठीक है, ये 1 KB 10 रुपए का आ रहा है। अब फिलहाल 1 MB 100 रुपए का आ रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि भाई 1 MB में कितने KB होते हैं, 1 MB में आपके कितने KB होते हैं, 1024 KB होते हैं, नहीं होते हैं, तो उस चीज का भी तो ध्यान रखो। तो अगर आप ऐसे 1 KB को MB में बनाने चलो तो आपको 1024 चिप्स लगेंगे इस चीज की, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई 10,240, जो आपको 100 रुपीज में मिल जा रहा है सिर्फ। तो सस्ता हुआ कि महंगा हुआ, सस्ता हुआ, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई प्राइस, बस यही चीज हुआ था, ठीक है। तो बिकॉज जो डेटा है वो स्टोर करना बहुत आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लार्ज कंटेनर। अब देखो सिंपल सी बात है, पानी बहुत सारा आ रहा है हमारे पास, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, पानी बहुत सारा है हमारे पास, पर स्टोर करने के लिए टैंक्स नहीं है, तो क्या होगा उस पानी का, वेस्ट हो जाएगा ना। वैसे ही डेटा बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, बहुत सारा जनरेट हो रहा है, अभी हमने देखा बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। अगर हम उन कंटेनर्स में उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे तो किसी काम के नहीं, ठीक है। या फिर एक बार कंटेनर में आपने स्टोर कर लिया, उससे आप निकाल नहीं पाओगे इफेक्टिवली, तो किसी काम के नहीं। या फिर जो कंटेनर्स आपने बनाए वो बहुत महंगे हैं, तो किसी काम के नहीं। तो क्योंकि वो सब चीजें कम हो गई, मतलब जो डेटा कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी वो बढ़ गई, कंप्यूटेशन पावर, जो कैलकुलेटिंग पावर है वो कम हो, सही वो भी बढ़ गई, मतलब एक्सेस टाइम कम हो गया, और जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो गई, वो कॉस्ट भी डिक्रीज हो गई। ये सब चीजें हमें कम रेट में मिल रही हैं, तो इसीलिए तो यार इतना ज्यादा इफेक्टिव हो गया हमारे लिए, मतलब डेटा इवॉल्व होने लग गया, रिवॉल्व होने लग गया, ये कह सकते हो आप, ठीक है। समझ में आई बात, सिचुएशन समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज व्हाई डेटा इज दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यही है भाई वो रीजन डेटा के इंपॉर्टेंट होने का, ठीक है। क्लियर है, तो सिचुएशन तो बहुत क्लियर है भाई कि डेटा जनरेट बहुत सारा हो रहा है, स्टोर हम इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। बट एक सिचुएशन और है कि ये चैलेंजिंग है, ये जो काम है ना स्टोरेज इस तरीके से करना, ठीक है, कंप्यूटिंग पावर अच्छा करना, वो भी कम कॉस्ट में, ये चैलेंजिंग है और इसी पे काम किया जा रहा है। तो डेटा जनरेशन पे काम किया जा रहा है कि डेटा जनरेट आप जितना ज्यादा कर सको उतना अच्छा है। और भी हमारे पास और ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे आगे फ्यूचर में। साथ में एक्चुअली बहुत ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे कि क्या आप उस स्टोरेज को इफेक्टिवली लो कॉस्ट में स्टोर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए भाई ये जो क्लाउड का कंसेप्ट है ना वो ट्रेंडिंग है, जो क्लाउड का कंसेप्ट है वो ट्रेंडिंग है। बिकॉज आप इन सब में नोट करो तो 1 TB डेटा आपको सबसे कम दिख रहा है 1 मंथ के लिए यहाँ पर, ठीक है, जिसकी कॉस्ट और आपको कम होती दिखेगी, और ये मैक्सिमम पेटाबाइट्स में स्टोर भी कर पा रहा है डेटा। तो मतलब जो क्लाउड है, जो स्टोरेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक हमने कहा कि डेटा को शेयर करना है, अब हमने कहा कि भाई स्टोरेज भी शेयर कर लो ना यार। अगर क्लाउड का कंसेप्ट से आप स्टोरेज भी मतलब शेयर कर पा रहे हो तो इससे बेटर क्या है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको क्लाउड में, मतलब जो अगर मैं ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज बताऊं तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज आप समझ में आए डेटा के अराउंड कैसे है। IoT इज अ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT किस पे बेस्ड है, जनरेशन पे बेस्ड है, डेटा जो जनरेट हो रहा है उस पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज किस पे बेस्ड है, डेटा स्टोरेज पे बेस्ड है। और नेक्स्ट है फिर आपका मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपका बनाता है थर्ड पार्ट, विच इज इवोल्यूशन इन मशीन लर्निंग अप्रोच टू एनालाइज कॉन्वोल्यूटेड डेटा सेट्स। तो हमारे पास एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स आ गई कि आप ऑटोमेटिकली डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो एनालिसिस में आपके 4 स्टेजेस एग्जिस्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि एक पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से पास्ट में बिहेव किया, उसने उस डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करना, ठीक है, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव। डायग्नोस्टिक मतलब ये पता करना, मतलब मैनुअल सर्च करना कि एक डेटा में सपोज एक कंपनी है, उसका पुराना डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लगाया गया कि क्या रेवेन्यू था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर था, किस तरीके से परफॉर्म किया, कितना इंक्रीमेंट दिया गया एम्प्लॉइज वगैरह को, तो वो सब कैलकुलेट किया गया, तो वो डिस्क्रिप्टिव में किया गया। डायग्नोस्टिक में हमने देखा कि कहाँ कहाँ लूप होल्स दिख रहे हैं, तो उस चीज से हमने डायग्नोस्टिक एनालिसिस लगाया। फिर आ जाता है नेक्स्ट प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मतलब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, तो यहां आपको जरूरत पड़ जाती है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसमें पड़ जाती है एनालिसिस की जरूरत स्पेसिफिकली। प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए आपको जरूरत पड़ती है मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और फिर अगर मैं प्रिस्क्रिप्टिव की बात कर दूं तो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो या फिर आप सजेस्ट कर रहे हो कि यार ये फ्यूचर में हमें करना चाहिए। तो यार ये इसके साथ आपका नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस। तो ये पार्ट हो गया आपका डेटा साइंस का, ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका ML और AI का, ठीक है। सो दिस इज ऑल, इट्स ऑल अबाउट कि इस तरीके से भाई ट्रेंडिंगली चीजें चेंज हो रही हैं,
ठीक है, तो इन्हीं पे बेस्ड है भाई आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी, डेटा के चारों तरफ घूम रही है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया? सो आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि कैसे डेटा रिवॉल्व हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, कैसे सिचुएशंस आपको चेंज होती हुई दिखी है विद टाइम। ठीक है, मतलब पहले सिनेरियो ये था कि पहले यार डेटा था ही नहीं हमारे पास, ठीक है, पहले हमारे पास डेटा जनरेट ही नहीं हो रहा था। हमने देखा कि डेटा कैसे जनरेट होना शुरू हो गया विद कंप्यूटर्स, विद इंटरनेट, विद स्मार्टफोन्स एंड नाउ आईओटी। तो कैसे चीज़ें चेंज हुई, डेटा जनरेशन बढ़ गया। फिर हमने ये देखा कि यार जनरेशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उस जनरेशन के बाद उसको स्टोर करने की जरूरत है। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने की जरूरत है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डिवाइसेस चाहिए जो क्या हो, जो ज़्यादा कैपेसिटी स्टोर कर सके, डेटा ज़्यादा डेटा स्टोर कर सके, है ना। कंप्यूटिंग पावर मतलब उनसे एक्सेस टाइम, डेटा निकालने का। सपोज जैसे आपने एक हार्ड डिस्क के पेन ड्राइव ली, पेन ड्राइव से आपने ट्रांसफर लगाया कि एक डेटा को यहाँ से ट्रांसफर करना है, तो जो एक्सेस टाइम है, ट्रांसफर का टाइम है, वो कम करना। तो कंप्यूटिंग पावर तेज हो गई, ट्रांसफर तेज हो गया। ठीक है, तो ये हुआ। फिर इसके बाद ये सब चीज़ें आपको कम कॉस्ट में मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत महंगी कोई हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कम रेट में चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद सपोज आपने डेटा जनरेट कर लिया, आपने स्टोर कर लिया, सब सही है। उस डेटा जो रखा हुआ उसको कुछ कर नहीं पा रहे, तो किस फायदे का? किसी भी फायदे का नहीं, किसी भी यूज का नहीं है। तो नेक्स्ट फिर आपका आया भाई एनालिसिस वाला पार्ट, कि अब आपको करना क्या है, आपको प्रोसेस करना है डेटा को और फिर एनालाइज करना है। मतलब सबसे पहले क्या आया, डेटा जनरेशन, डेटा जनरेशन। ठीक है, डेटा जनरेशन मतलब एक तरीके से डेटा कलेक्शन भी कह सकते हो आप। तो इससे फिर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डेटा जनरेट कर रहे हो, फिर कलेक्ट कर रहे हो, ये भी कह सकते हो। ठीक है, सो डेटा कलेक्शन आ गया। फिर डेटा कलेक्शन के बाद नेक्स्ट क्या आ गया, फिर नेक्स्ट आ गया भाई डेटा स्टोरेज। अब आपको डेटा को स्टोर भी करना है, डेटा स्टोरेज। ठीक है, तो डेटा को स्टोर भी करना है। डेटा को स्टोर करने के बाद आपको करना क्या है, डेटा को प्रोसेस करना है। सो डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है, सो फिर आपको करना है डेटा को प्रोसेस, और फिर प्रोसेस करने के बाद आपको डेटा को क्या करना है, एनालाइज करना है। सो डेटा एनालिसिस। ठीक है, और फिर जब आप ये कर लोगे तो आपको फाइनली लास्ट में देखने को मिलेगा रिजल्ट। समझ में आया? सो दिस इज द ट्रेंड व्हाट वी आर फॉलोइंग। ठीक है, आई होप यहां तक सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे रिवॉल्व हुआ डेटा, कैसे इवॉल्व हुआ डेटा, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। ठीक है, अब काफ़ी हद तक हमने डिस्कशन कर लिया। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया डेटा का कि व्हाट इज डेटा, हमने इंपॉर्टेंस देख लिया डेटा की कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, और हमने देख लिया कि भाई कैसे डेटा इवॉल्व हुआ, कैसे रिवॉल्व हुआ। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ टाइप्स देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है, कैसे प्रोसेस किया जा सकता है, कैसे एनालाइज किया जा सकता है, क्या क्या स्टैटिस्टिकल टूल्स है। ठीक है, तो इंडिविजुअल पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर जैसे आपको पता है कि हमारी एक वेबसाइट है दैट इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको कुछ नहीं करना है, टाइप करना है magnetbrains.com। जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, हमारा होम पेज है, यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है। क्लास 12 पे जैसे आप क्लिक करोगे, या कोई भी क्लासेस क्लिक कर, मतलब आप चाह सकते हो, सर्व कर सकते हो। अभी आप क्लास 12 में, तो क्लास 12 पे क्लिक करोगे तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। नीचे सर्च करना कंप्यूटर साइंस, वॉच नाउ पे क्लिक करना, तो कंप्यूटर साइंस के सारे चैप्टर वाइज कंटेंट खुल जाएगा। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उसको सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी। अब इसमें सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल का, वॉल्यूम कंट्रोल का, सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि आप यूट्यूब पे करते हो, है ना। सेम फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। फिर आप कहोगे सर सेम फैसिलिटीज़ अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ क्यों ला रहे हो यार, सेम चीज़ें तो हैं, यहाँ क्यों ला रहे हो? तो यहाँ 3 बेनिफिट्स। क्या क्या? पहला, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, अलग अलग कंटेंट अवेलेबल है स्टडी से रिलेटेड, एड्स बहुत सारे आते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा इज कि यहाँ पे सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तीसरा इज कि यहाँ पे कोई भी चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा। जैसे बाकी जगह लोग क्या करते हैं कि 1-2 वीडियोस देखी, है ना, फिर आपको पे करना पड़ेगा, या यूट्यूब पे चीज़ें फ्री हैं, यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा चैनल पाने के लिए। यहाँ हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्लेटफॉर्म हमने आप लोग के लिए बनाया है बेनिफिट के लिए। योर बेनिफिट इज आवर बेनिफिट। ठीक है, तो एक बार विजिट करो यार, फायदा उठाओ। अगर कोई दिक्कत दिखे तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, कमेंट सेक्शन भर दो उससे। ठीक है, डेफिनेटली उसको सॉल्व किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, जो कंटेंट हम दे रहे हैं उससे आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है, कुछ नया सीखते हो हर दिन, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।